हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेज। मैं गंगाधर सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रक्त, ब्लड, और उस ब्लड को कहाँ अब लेके जाना है, कहाँ से लाना है। तो हम कहते हैं ना, कई बार तेरे रगों में किसका खून दौड़ रहा है, तो वो रग रग हम पढ़ेंगे अब, यानी कि रक्त वाहिनियाँ। तो वैसे तो रक्त वाहिनियाँ हमारे 3 प्रकार की होती है। देखो, हृदय है, हृदय, हार्ट, और ये आपके विभिन्न अंग हैं। तो हृदय से अंगों तक जो आपका जो रक्त लेके जाती हैं, जो नली होती है मान लीजिए, उसे कहते हैं धमनी। और फिर वापस अंगों से वापस हृदय तक जो ब्लड लेके आते हैं उन्हें कहते हैं सिरा। अब मुझे बताओ, अंगों को कैसा रक्त चाहिए, शुद्ध या अशुद्ध? तो मैं बता दूं आपको, शुद्ध और अशुद्ध के लिए क्या करें। जिनमें ऑक्सीजन घुली हुई हो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, उसे तो शुद्ध कहते हैं। और वापस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है, उसे अशुद्ध कहते हैं बस। तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का, जब हम हार्ट पढ़ेंगे, हृदय, तो बताएंगे कि हार्ट का जो मेन फंक्शन है, मेन कार्य है, वो क्या है कि ब्लड में, खून में CO2 मिलाना, सॉरी O2 मिलाना, और CO2 वापस अंग से लेकर के आना। तो गैसों का परिवहन करना होता है ब्लड का काम, जो कि फेफड़ों की सहायता से करते हैं भाई, फेफड़ों और हृदय, ये और इनकी जो धमनी और शिरा के। बाकी जो रक्त में जो और अशुद्धियां होती हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे हानिकारक तत्व होते हैं, उनका काम होता है, वो करते हैं किडनी, करती है भाई। ठीक है ना भाई? तो किडनी जब पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे। फिलहाल ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इस चीज़ को आप ढंग से पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात मुझे बता देता हूँ, मैं आपको ध्यान समझना कि भाई हार्ट से अंग तक लेके जाएंगे उसे धमनी, और अंग से वापस लेके आएंगे सिरा कहते हैं। लेकिन 3 प्रकार की बताई मैंने। तो अंग के अंदर क्या होता है? अंग किससे मिलकर के बना होता है? ऊतकों से। और ऊतक किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। तो आपको पता था कि कोशिकीय श्वसन तो कोशिका में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब जो हार्ट से धमनी लेकर के आएगी आपका शुद्ध रक्त, उसका, या फिर जो भी है, या अशुद्ध रक्त, ऐसे जो भी है, तो वो रक्त जो है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके जाएगा, वो यहाँ तक लेके जाएगा कोशिका से। फिर यहाँ पर आपका कोशिकीय शोषण होगा, फिर यहाँ CO2 पैदा होगी, फिर उसको वापस लेके जाएगा ऐसे। तो यहाँ तक तो धमनी, लेकिन अंदर तक यानी ऊतक और कोशिका तक जो लेके जाती हैं उन्हें कहते हैं रुधिर केशिका। रुधिर केशिका छोटी छोटी नलियां होती है बहुत सारी, उन्हें कहते हैं कैपिलरी भी बोलते हैं, कैपिलरी। मैंने बताया भी था, छोटी छोटी कैपिलरीज। ठीक है ना भाई? तो ये थोड़ा सा नॉलेज थी। 3 प्रकार की, यानी सीधी सी बात, देसी भाषा में क्या समझेंगे कि हमारा जो ब्लड है, इस ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करना है, जैसे पानी की सप्लाई करी जाती है घरों में, वैसे। तो वो सप्लाई के बारे में ये बात कही है, तो ठीक है। तो वैसे हम स्पेशली आप 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पढ़ते हैं। कौन कौन सी, उनको एक साथ पढ़ लेते हैं यहाँ पर। एक तो है आपका धमनी। क्या है? धमनी। आराम समझना भाई। धमनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, ये इंग्लिश शब्द जरूरी आना चाहिए भाई आपको भाई। ARTE, आर्टरीज। ठीक है ना भाई? और दूसरा होता है आपका सिरा। और सिरा को इंग्लिश में कहते हैं वेन्स। ठीक है ना भाई? तो 2 प्रकार के मुख्यतः हम पढ़ते हैं रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, धमनी
आर्टरीज, सिरा, वेंस। अब ध्यान समझना, इनको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक चीज बनाई है, क्या देखो इधर कि ये है आपका हार्ट। हार्ट का मतलब हृदय, और ये है आपका ऑर्गन। ऑर्गन यानी अंग। तो ऑर्गन और हार्ट के बारे में अगर समझें आप, ध्यान समझना कि हार्ट से अगर रक्त को लेकर के जा रही है अंगों तक, तो उसे तो कहते हैं धमनी। और ऑर्गन से लेकर के हार्ट तक लेकर के वापस रुधिर को लेके आती हैं, उन्हें कहते हैं सिरा। देसी भाषा में अब ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब देखो इधर, अब इस चीज को लिख दीजिए। अब एक एक पॉइंट लिखेंगे, धमनी में भी और सिरा में भी, ठीक है ना भाई। आराम से रक्त को, और ये जो ब्लड है आज हल्ट पढ़ेंगे, इनको ऐसा पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जिंदगी में अगर परीक्षा में आए, चाहे कोई सी भी लेवल की एग्जाम हो, वो बाहर नहीं जाना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब देखो इधर, धमनी में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि ये रक्त को कहां से कहां लेके जाती है, बताओ। ये चित्र में देख के बताएंगे। ये रक्त को हृदय से, यानी हार्ट से अंगों तक, ऑर्गन, अंगों तक, अंगों तक पहुंचाती है। कौन? धमनी। चित्र में भी दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन सिरा के लिए क्या लिखेंगे? सिरा के लिए पॉइंट लिखेंगे कि ये रक्त को कहाँ, ये रक्त को अंगों से, ऑर्गन से, हृदय, हार्ट, हृदय तक पहुंचाती है। कौन? वेंस, सिरा। आराम से समझेंगे भाई, ठीक है ना भाई। अब देखो भाई कि यहां पर मैं कहूं कि धमनी। अब देखो, कई विद्यार्थी, इनको पता नहीं है, परीक्षा में प्रश्न आता, निम्न में से किसमें शुद्ध रक्त बहता है? धमनी, सिरा, फलाना ढिकाना, जो भी है। तो देखो, शुद्ध का मतलब, देखो पहले तो समझ लीजिए शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है। शुद्ध और अशुद्ध, तो वैसे शुद्ध अशुद्ध जो है यहाँ ऑक्सीजन के हिसाब से कहते हैं। जिस ब्लड में O2 है और जिस ब्लड में O2 नहीं है, उसके हिसाब से। यानी कि अगर किसी में O2 है ब्लड में, यानी कि रक्त में अगर O2 है, ऑक्सीजन है, तो उसे शुद्ध कहेंगे। और जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है, उसे अशुद्ध कहेंगे, बस। क्या ऑक्सीजन के हिसाब से ये रक्त को शुद्ध अशुद्ध कह देते हैं? यहां पर कह देते हैं। क्या रियली में क्या रक्त शुद्ध हो जाता है? नहीं होता। केवल गैसों का आदान प्रदान, यानी कि O2 को डालना, O2 को निकालना, कुल मिला के, ठीक है। तो शुद्ध जिसमें ऑक्सीजन हो, अशुद्ध जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, क्या हो? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2। ये मैंने आपको रक्त में पढ़ा दिया था, कैसे फेफड़े से हीमोग्लोबिन जो है अपने पीठ पर लाद करके ऑक्सीजन को लेकर जाता था, और उसकी गर्लफ्रेंड कार्बन मोनोऑक्साइड थी। समझ में आ गया? लेकिन क्या रक्त का सभी शुद्धिकरण हार्ट करता है? नहीं, केवल गैसों का। गैस का आदान प्रदान फेफड़े और जो है हृदय के हिसाब से होता है। लेकिन जो बाकी के जो अशुद्धियां होती हैं, उसमें खनिज तत्व होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, बेकार होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उनका जो शुद्धिकरण है वो किडनी करता है, जो हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। किडनी को कहाँ पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र में। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ध्यान समझना भाई क्या है। तो आप अब देखो, मैंने लिखा शुद्ध, सिर्फ शुद्ध याद रखो। शुद्ध में ध आ रहा है, ध, देखो, शुद्ध ध, ध से धमनी, शुद्ध ध, ध से धमनी। आगे के बाद समझ में, शुद्ध से शुद्ध ध धमनी। तो यानी कि आप यहां लिख सकते हैं कि इसमें, किसमें? धमनी में। इसमें शुद्ध, शुद्ध और शुद्ध को आप लिख सकते हैं कि शुद्ध का मतलब यहाँ किससे है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड से है, यानी कि ऑक्सीकृत भी कह सकते हैं। ऑक्सीकृत
कृत ब्लड, ठीक है। इसमें शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीकृत ब्लड बहता है। अब ऑक्सीकृत ब्लड का मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की है, इसमें ये समझाने की कोशिश की है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाता था। आपको मैंने श्वसन तंत्र में पढ़ाया था। और जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिल जाता है तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा। तो ऑक्सीकृत ब्लड का मतलब ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन से है, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भाई। अब यहाँ पर देखें किसमें, सीरा में, तो इसमें अशुद्ध, और अशुद्ध बोले तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, या फिर अनॉक्सी कह सकते हैं इसमें, एनॉक्सी कृत, अनॉक्सीकृत रक्त या ब्लड बहता है। ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, जैसे इसमें क्या मैंने बताया था आपको कि हीमोग्लोबिन के साथ कौन कौन जुड़ेगा, या तो उसकी प्रेमिका, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर CO2। ठीक है ना भाई। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है तो उसे कहते हैं कार्बिनो हीमोग्लोबिन। कार्बिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई। ये मैं पहले बता चुका हूँ भाई, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। और CO2 के साथ अगर हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है भाई, ध्यान रखना भाई, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना भाई। तो कुल मिला के इसे शुद्ध रक्त कहते हैं और इसे अशुद्ध। तो सारी चीज मैंने बता दी। शुद्ध किसे कहते हैं, ऑक्सीजन ब्लड यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। अशुद्ध अनॉक्सी ब्लड यानी हीमोग्लोबिन के साथ CO2 या CO का बनना। ठीक है भाई। अब यहां से अगला पॉइंट हम लिखेंगे क्या, कि शुद्ध रक्त का मतलब जो, अब यहाँ तो मैंने आपको बता दी कि साहब एक मतलब धमनियां हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है भाई। एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है भाई। धमनी है ना भाई, धमनी का मतलब क्या बताया मैंने अभी अभी, धमनी का मतलब मैंने बताया धमनी का मतलब मैंने क्या बताया, धमनी का मतलब शुद्ध रक्त। धमनी का मतलब क्या बताया मैंने, शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त का मतलब ऐसी धमनी जिसमें मतलब धमनी का मतलब है शुद्ध रक्त बहना, लेकिन एक अपवाद है, एक ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त नहीं बहता भाई। एक ऐसी धमनी है जिसमें जो शुद्ध रक्त नहीं बहता, तो उसे कहते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी का मतलब कह सकते हैं आप फुसफुस धमनी। तो यहाँ लिख दीजिए आप, अपवाद के स्वरूप एक धमनी है, अपवाद धमनी लिख दीजिए यहाँ। अपवाद धमनी कौन सी है, उसे कहते हैं फुसफुस, फुस धमनी। और इस फुसफुस धमनी में क्या लिखेंगे भाई, अपवाद धमनी है ये। क्यों लिखा मैंने अपवाद, अपवाद इसलिए लिखा कि ये या इसमें
इसमें धमनी का क्या है काम? शुद्ध। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और मैं बता दूं आपको अशुद्ध रक्त भी कहां से कहां तक बहता है। मैं बता दूं आपको कि ये जो है ये हृदय से, फुसफुस धमनी जो है ये हार्ट से रक्त को कहाँ लेके जाती है? फेफड़ों तक। जब मैं चित्र में बताऊंगा पढ़ाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे पल्मोनरी, इसे देखो ये फुसफुस धमनी को पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं भाई, तो ये लिख लीजिए इसका नाम पल्मोनरी पल्मोनरी धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इधर की साइड भी आप लिख सकते हैं। इधर भी अपवाद सिरा है एक। अपवाद सिरा का मतलब, अपवाद सिरा का मतलब ये है, उसका नाम है क्या? फुसफुस सिरा। देखो फुसफुस इसीलिए कहा है कि ये रक्त को फेफड़ों से जोड़ते हैं, मतलब फुसफुस सिरा। अब इस फुसफुस सिरा का मतलब आप इसको लिख सकते हैं अंग्रेजी में क्या? पल्मोनरी 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 वेन्स। सिरा है ना भाई, सिरा है तो वेन्स आएगा। अच्छा, इसका कार्य क्या है भाई? इसको अपवाद क्यों कहा? कि देखो इसका सिरा है ना, तो इसमें कौन सा रक्त बहना चाहिए? इसमें तो भाई अशुद्ध बहना चाहिए सिरा में तो, लेकिन इसमें शुद्ध रक्त बहता है। आगे के बात समझ में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें जो शुद्ध रक्त बहता है वो कहां से कहां तक बहता है? तो ये आपका बहेगा क्या है? पल्मोनरी वेंस। तो पल्मोनरी वेंस का मतलब देखो, वो तो क्या किया था, हृदय से फेफड़ों तक लेके गया था। अब ये क्या करेगा? फेफड़ों से हृदय तक लेके आएगा। फेफड़ों से हृदय तक लाता है ब्लड को, रक्त को भाई। ठीक है ना भाई? तो ये चित्र जब मैं बताऊंगा तब आपके समझ में आएगा कि ये अपवाद धमनी मतलब कौन सी, कहाँ, कैसे, क्या चिंता। अभी तो तुम पढ़ते जाइए बस। ठीक है ना? तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। पल्मोनरी अपवाद धमनियां हैं, अपवाद सिरा है भाई। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न और आता है क्या? प्रश्न ये तो आ गया, लेकिन मैं ये पूछूं आपसे कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी पूछूं मैं, तो सबसे बड़ी धमनी को कहते हैं महाधमनी। महाधमनी, ये तो नाम से पता चल रहा है, धमनी के आगे महा लग गया तो सबसे बड़ी होगी महाधमनी। लेकिन परीक्षा में महाधमनी नहीं देगा, वो पूछता है अंग्रेजी में। तो इसे कहते हैं ऑल्टा। एओल्टा, AORTA। आर्टरीज से ही बना है ये शब्द। ठीक है, और यहां पर जो सबसे बड़ी सिरा है, सबसे बड़ी सिरा का नाम, तो उसका नाम है, सबसे बड़ी सिरा का नाम महासिरा। सबसे बड़ी सिरा का नाम क्या है? महासिरा। अगर ये हिंदी में दे दिया आपको तो आप कर दोगे, लेकिन आपको अंग्रेजी में पूछता है, इसे कहते हैं वेना केवा। वेना केवा। तो वेना केवा और ऑल्टा ये आप याद रखेंगे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आप देखो पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी तो क्या है?
फुसफुसी धमनी, तो पल्मोनरी आर्टरी तो वो धमनी है जिसमें धमनी होते हुए भी शुद्ध रक्त बहना चाहिए धमनी में, लेकिन धमनी होते हुए भी उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये अपवाद है। भाई आपने कह दिया था ना धमनी में तो शुद्ध है, धमनी में शुद्ध बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध बहता है, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी। और उसी प्रकार सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक सिरा ऐसा है अपवाद, पल्मोनरी वेन, फुसफुस सिरा, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन आपसे मैं पूछूं सबसे बड़ी धमनी बताओ, मोटी, जिसमें सबसे ज्यादा खून दौड़ता है, उसे महाधमनी कहते हैं, ऑर्टा। और सबसे बड़ी सिरा महासिरा वेना केवा। बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा, वेना केवा वेना केवा वेना केवा। तो ये चीज आपके आ गई होगी समझ में। अब ध्यान से समझना, अगला पॉइंट लिखते हैं, अभी खत्म थोड़ी हुआ है भाई सिरा और धमनी। भाई अगला पॉइंट क्या है कि ये जो धमनियां जो होती हैं ये शरीर के गहराई में होती है। भाई गहराई का मतलब, गहराई का मतलब अगर आप शरीर में ऊपर से देखेंगे तो दिखेंगे नहीं, चमड़ी के अंदर रहती हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जो शिराएं जो होती है वो ऊपर ही होती हैं, ऊपरी भाग में होती हैं, ये शरीर के ऊपरी सतह पर होती हैं, ऊपरी सतह पर होती है। यानी कि आप हाथ को ऐसे लिखेंगे जैसे कि ये आपका हाथ है मान लीजिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा हाथ में आपकी ये, आप जब इसको मुट्ठी बांधते हो तो ऐसे नसें फूल जाती हैं, नीली नीली दिखती हैं। या जिसमें आपने कभी डॉक्टर से आपने ग्लूकोज चढ़वाई हो या रक्त ब्लड सैंपल लिया हो, तो वो यहाँ इंजेक्शन लगाता है और यहाँ से खींच लेता है। तो आप देखना हाथ को ऐसे मुट्ठी बांध करके आपको नीली नीली दिखेगी। तो ये जो नीली नीली दिख रही है ना, वो आपका अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? सिरा में। तो वो सिरा ये है, इधर वाली है। लेकिन आप कहोगे सर क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, हमने तो जब ब्लड टेस्ट लिया था यहाँ से नीलियों से लिया था डॉक्टर ने, लेकिन उसमें तो आप कह रहे हो अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त तो ब्लैक होता है, थोड़ा नीला नीला टाइप का, तो वो तो रक्त लाल निकलता है। अरे भाई सीधी सी बात है, ये नीला नीला आपको दिख रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन और CO2 की वजह से ही दिखता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको निकालते हैं तो वो आपको रेड ही दिखता है भाई, ज़्यादा कोई खास अंतर होता नहीं है भाई, सिर्फ गैस का ही अंतर होता है। O2 शुद्ध, CO2 अशुद्ध या CO अशुद्ध। तो ये शरीर के ऊपरी इस सतह पर होती है भाई, ठीक है। और जो आपका ये जो आप इंजेक्शन लगाते हैं, जो नसों में जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, वो सिराओं में ही चढ़ाते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी लिख लेना कि जो आपका जो भी आप जो इंजेक्शन लगाते हैं वो सिराओं में लगता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, वही सिरा और धमनी धमनी। अब देखो इधर कि ये जो आपका है क्या, जो धमनी, इधर की साइड धमनी था भाई, तो धमनी में क्या लिखेंगे, इसमें प्रेशर अधिक होता है। इसमें जो है जो इसमें जो इसको लिख सकते हैं, इसमें मोटी तो दीवारें होती है। एक में लिख देता हूँ, मोटी तो क्या होती है? दीवारें। और इसका जो मुंह होता है, मुंह का मतलब इसका जो जैसे पाइप है, तो इसका ये मुंह, ये तो ये मोटी होती है ऐसे मोटी। और इनका पाइप जो होता है, इनका मुंह जो होता है वो सकरा होता है, ठीक है। तो यानी कि इसका ये धमनी का जो मुंह है, मुंह संकरा, सकरा होने से, मोटी तो दीवारें और मुंह सकरा होने से रक्त का प्रेशर कह दो चाहे दाब कह दीजिए, अधिक होता है। रक्त का दाब अधिक होएगा, तो अधिक होने से रक्त तेज गति से बहता है। और यही कारण है कि कभी भी इंजेक्शन जो है, जो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, वो धमनी से नहीं लेते,
ले तो सकते हैं, लेकिन वो इसी कारण नहीं देते क्योंकि अगर आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन धमनी में लगा दिया तो इतना तगड़ा प्रेशर होता है कि वो जो है इंजेक्शन के अंदर जो है मतलब जो नली में रुकेगा नहीं, कुल मिला के ब्लड बहता हुआ बाद में, और जो उससे ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाएगा और व्यवस्था खराब हो जाएगी। ठीक है ना भाई। इसी कारण इसमें जो जो शिरा होती है इसमें इसमें रक्त का, अब ये सारी चीज उल्टी हो जाएंगी, रक्त का दाब दाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसीलिए इसीलिए डॉक्टर इसी से ब्लड सैंपल ब्लड सैंपल लेते हैं, या ग्लूकोज चढ़ाते हैं, या ग्लूकोज ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं ड्रिप, या ड्रिप जो ड्रिप जो है वो आपके शिराओं में चढ़ते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं। ठीक है ना। अगर ड्रिप धमनी में लगा दी ना तो ड्रिप में वो जो बोतल लटकी रहती है ना ऊपर, उसमें खून घुस जाएगा क्योंकि ब्लड का प्रेशर अधिक प्रेशर से निम्न प्रेशर की तरफ जाता है ना, तो भाई साहब वो फिर उल्टा ग्लूकोज शरीर में नहीं जाएगी, ब्लड ग्लूकोज में घुस जाएगा। ठीक है, तो जो रक्त का जो तेज मतलब स्लो मतलब जो रक्त है ब्लड वो स्लो हो जाएगा, रक्त का प्रवाह दाब कम होगा तो रक्त का जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। आ रही है कि बात समझ में? तो ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मैं अगर आपको बता दूं, ध्यान समझना, कि जो धमनियां होती है ना, धमनी धमनी का काम क्या है? धमनी का काम है रक्त को हार्ट से लेकर के कहाँ के लेके जाना, अंगों तक लेके जाना। तो यानी कि जरूरत भी वही है अंगों को, तो जरूरत है तो इसमें कोई दरवाजा नहीं पाया जाता, क्योंकि जहाँ कोई चीज की जरूरत हो तो दरवाजा किस बात का, रोकना थोड़ी है। दरवाजा का मतलब, रुकावट का मतलब कपाट कहते हैं, वाल्व। तो यह इसमें लिख सकते हैं कि इसमें यानी धमनी में कपाट, कपाट को आप कह सकते हैं वाल्व, वाल्व नहीं पाए जाते, वाल्व नहीं होते भाई इसमें। और अगर शिरा की बात करें, ठीक है, तो इसमें वाल्व होते हैं, मतलब कपाट होते हैं जो अशुद्ध जो अशुद्ध रक्त को वापस आने से रोकते हैं। चित्र में और समझेंगे ढंग से भाई, ठीक है ना भाई। और सीधी सी बात, मेन चीज आप जानते ही होंगे कि इसमें रक्त का जो रंग है, इसमें रक्त जो है उसका जो रंग है वो कौन सा होता है? लाल, लाल रंग का होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण जो भी है, Fe+2 मैं कई बार बता चुका हूँ। और इसमें जो रक्त है, इसमें रक्त जो है वो आपका या तो नीला दिखेगा या फिर काला भी कह सकते हैं, नीला या काला। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर आगे की बात करूं तो ध्यान से समझना भाई, क्या है मामला, कि जब हमारी मृत्यु हो जाए, हमारी तो क्यों हो भगवान, अभी तो बहुत सारा इतिहास रचना है, लेकिन बात बताइए कि किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खाली हो जाती हैं? तो आपको मैं बता दूं, ध्यान से समझना भाई, क्या है मामला, कि जब हमारी या किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद ये खाली हो जाती है भाई। और ये
मृत्यु के बाद भरी रहती हैं अभी। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ कि इसमें से मोटी कौन सी बताई थी मैंने? मोटी देखो, ये रही मोटी। मोटी, तो मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि ये पिचकती नहीं है भाई। तो आप लिख सकते हैं मोटी होती है और मोटी होने के कारण ये पिचकती नहीं है भाई। पिचकती नहीं है कौन? धमनी। और ये पिचक जाती है भाई, पिचक जाती है। ये भी इनका प्रमुख एक गुण है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। ठीक है ना भाई? अब यहाँ पर जो है आपका सारी चीज मैंने आपको बता दी है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ सिरा और धमनी के बारे में स्पेशली आपने देख लिया। ठीक है, लेकिन ये अभी नहीं समझ में आएगा। समझ में अभी नहीं आएगा कि आपको यही नहीं पता पल्मोनरी कौन सा है, क्या है मामला, क्या नहीं है। तो इसको अब पढ़ेंगे भाई, यानी कि अब समझेंगे हम क्या है मामला। ठीक है, तो ये जो जगह बच गई है यहाँ पर हम कोई और चीज़ लिख देंगे, लेकिन फिलहाल हम नया पेज लेते हैं और नए पेज में हम पढ़ने वाले हैं क्या? हाँ, एक चीज़ लिख दीजिए यहाँ पर, ये तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे क्या? रुधिर। यानी कि देखो, धमनी और शिरा तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक चीज़ और पढ़ेंगे, रुधिर। रुधिर केशिका। तो रुधिर केशिकाएं किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपरीज, कैपिलरीज। तो रुधिर केशिकाएं जो होती हैं, ब्लड कैपिलरी जो होती हैं, ये छोटी छोटी नसें होती हैं। ये क्या होती है? छोटी छोटी, छोटी छोटी नसें होती हैं भाई, जो रक्त का परिवहन करती हैं, करके उसे अंगों तक, तो ये सिरा और धमनी करते हैं, उसके बाद ऊतकें हैं, कोशिका है, ऊतकों कोशिका तक पहुंचाती हैं। तो ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेंगे आप यहाँ पर, क्या कि जो पूरा आपका जो ब्लड होता है, लगभग पूरा ब्लड का लगभग 15% ब्लड जो होता है, 15% ब्लड वो तो आपके धमनियों में बहता रहता है, और 65% या 64% जो ब्लड है वो आपके शिराओं में बहता रहता है। तो आप जोड़ेंगे 65 और 15, तो आप देखेंगे 80 हो जाएगा शायद। ठीक है, तो बाकी का जो 20% है वो आपका छोटी छोटी कैपिलरीज में बहता रहता है भाई। तो ये चीज़ भी आप समझ जाना भाई। ठीक है, तो हम अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अब हर्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग डालेंगे लाजवाब तरीके से, यानी कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये अब आपके समझ में आएगी। ठीक है, कि भाई क्या मामला होता है, क्या पल्मोनरी क्या होता है, क्या है मामला। ठीक है, तो यहाँ आप हेडिंग डालेंगे हार्ट, हृदय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट, या फिर इसको मतलब शुद्ध देहाती भाषा में कह देते हैं दिल। और इस दिल पर न जाने कितने सारे गाने बने हैं आपके जो फिल्म इंडस्ट्री में। मेरा दिल भी कितना पागल है कि ये प्यार तुम्ही से करता है, जब सामने तुम
जब आती हो, कुछ भी कहने से डरता है, ऐसे। ठीक है, बहुत सारे गाने बने हैं दिल के ऊपर तो हैं। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया है, बहुत सारी चीजें। और इस दिल के बारे में इतने सारे जो हैं, एक तो वो भी सुना होगा, ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। तो अब मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में, आराम से पढ़िए भाई क्या है। ठीक है, तो दिल जो हम बचपन में जो कई या दीवारों में ये बनाते आए हैं ऐसे, ये लो साहब, ऐसे दिल, और यहाँ पर ये तीर का चिन्ह ऐसे, तो ये ऐसे, और यहाँ पर ये तीर ऐसे, आहा। और ये यहाँ पर खूब लिखते आए थे आप, जैसे कि मेरी शादी में लिखा था के शर्मा। ठीक है, माफी चाहते हैं गंगाधर शर्मा। ठीक है, और कोई बात नहीं, और संग अलग कलर से संग, और यहाँ पर आपकी मैडम सुरभि। ठीक है, चलो। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया कि देखो, इनको ये जो तीर का निशान है ना, ये गलत है थोड़ा सा। इस तीर के निशान को यहाँ से हटा करके थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, यानी कि तीर थोड़ा ऐसे इधर और इधर से ये, यानी कि तीर को थोड़ा ऐसे डालेंगे कुल मिला के, यानी कि ये दिल बना दिया, दिल से तीर को निशान ऐसे डालेंगे दिल। इससे भी कोई लॉजिक है, बताएंगे आपको बाद में। ठीक है, अब देखो भाई, तो हम दिल विल ऐसा नहीं होता है, ये मैं बता दूं आपको। दिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा होता है दिल। ठीक है, तो दिल का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे होता है भाई, ये देख लो भाई, दिख रहा होगा सबको, ये दिल है। तो ये दिल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मैं बता दूं आपको, यहाँ सारी चीजें इस चित्र में आपको दे रखी है भाई। ठीक है ना भाई, देखो इसे कहते हैं लेफ्ट का मतलब बाएं पल्मोनरी धमनी आर्टरी, इसे कहते हैं क्या, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी ये है, यानी बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है भाई। ठीक है, और ये कार्डिक वेंस हैं, ये देखो राइट वर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें जो आपको ये चित्र में बताई गई है। ज़्यादा लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे तो इसमें अगर देखो, अब इसको में अगर हम पढ़ेंगे कैसे आया कैसे आया, नहीं ये मामला तो समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें कच्चा चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये चित्र भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, लेकिन आप देख लेना। ठीक है, ये हर्ट है आपका कुल मिला के, तो इसको थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो इधर हर्ट जो है वो आपका, ये मैंने आपको बता दी, लेकिन क्या है मामला, देखो इधर देखो। देखो मैंने आपको बताया कि हमारे रक्त जो है, यानी कि सॉरी हृदय जो है, हमारे हार्ट में दो पार्ट होते हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट। तो मैं अब आराम से आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका ये हार्ट में बनाऊंगा, देखो हार्ट का जो साइज ऐसे थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे भाई। ठीक है ना, तो इसके बीच में हम जो है एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ये हार्ट बना दिया, तो इस बीच में लाइन खींच देंगे, इस लाइन को कहते हैं सेप्टम। परीक्षा में कई बार पूछा है, इस लाइन को बीच में क्या कहते हैं, सेप्टम। तो जो हमारा हृदय है वो हृदय के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका इधर की साइड, अगर कहेंगे तो ये तो लेफ्ट हो जाएगा, आपके पढ़ रहे हैं इसलिए राइट राइट दिख रहा है, लेकिन हम सीधे खड़े रहेंगे तो ये लेफ्ट होगा, और ये वाला राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि हृदय के जो दो पार्ट होते हैं हमारे हार्ट के, लेकिन कक्ष कितने होते हैं, चैम्बर। पार्ट दो होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन चैम्बर कितने होते हैं, तो यहाँ चैम्बर होते हैं चार, एक, ये दो, तीन, और ये चार, ये चार पार्ट होते हैं, मतलब कक्ष।
कक्ष जिसे कहते हैं। तो हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। 4 कक्षीय होता है। हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कई जीव हम पढ़ेंगे। मछली होती है, उसमें 2 ही पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो सांप मेंढक जो होते हैं उनमें कई 3 पार्ट होते हैं। तो ये अपवाद हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मनुष्य की हम फिलहाल बात करें कि मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है। कितने कक्षीय? 4 कक्षीय भाई, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन अब ढंग से हम चित्र में पढ़ेंगे आराम से भाई। अब चित्र बनाएंगे, ये चित्र को ढंग से समझना। ये चित्र समझ में आ गया, समझ लो आपको ये पूरा हर्ट समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब देखो भाई, पूरा बड़ा बना रहा हूँ ढंग से, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता तो आपको बना बनाया यहाँ तैयार रखता और डायरेक्ट बता देता, लेकिन तुमसे फिर मजा नहीं आता कुल मिला के, ठीक है। अब देखो भाई क्या है। आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि हमें एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि चित्र बनाओ हर्ट का, हमको ऐसा चित्र बनाना है जो समझ में आ जाए। ये आपका हर्ट हो गया, ठीक है बेटाओ। ये क्या हो गया? आपका हर्ट। अब इसमें 2 पार्ट करने हैं। पहले तो बीच में सेप्टम लगाना है कुल मिला के, तो यहां से ये सेप्टम लगा देंगे भाई। इस सेप्टम से प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय को 2 भागों में बांट देता है। ये ही जो आपका शुद्ध और अशुद्ध रक्त है ना, उसको मिलने से रोकता है भाई, ठीक है ना बेटाओ। ये जो सेप्टम है, ये हमारे हृदय में जो शुद्ध यानी कि प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त, उनको आपस में घिचपिच होने से, मिलने से रोकता है। तो इसे क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं भाई। तो ये सेप्टम हो गया, ठीक है बेटाओ। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो आपने देखा होगा हमारे हृदय 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षा होते हैं उसमें, 4 कक्षीय होती है, 4 कक्षीय। हमारा हृदय, मानव हृदय 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 तो होते हैं आलिंद, आलिंद, और 2 होते हैं निलय, 2 निलय। तो 2 तो आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो 4 चीज मैं बना रहा हूं इसमें। आलिंद, आलिंद का मतलब ए, निलय मतलब एन। तो ए पहले आया है, तो इसका मतलब आलिंद जो होते हैं ना वो ऊपर होते हैं, ऊपर की साइड, और जो निलय होते हैं ना वो नीचे होते हैं। अर्थात समझो कि यहां मैं इसके 4 पार्ट कर रहा हूं। एक पार्ट हो गया, और यहां पर मैं कुछ चीजें, यहां पर एक वाल होता है, वाल, ये वाल्व हो गया भाई। और ये वाल्व जो होता है, तो पहले तो लिख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर बाद में। नाम भी लिखते जाओ। ये जो कपाट, ये जो आपका चैम्बर है, ये जो कमरा है, इसका नाम है, क्योंकि देखो लेफ्ट है या राइट है, बताओ ये लेफ्ट या राइट? बायां है ये, बायां भाग है, तो बायां इसे कहते हैं। ऊपर क्या होता है? आलिंद, बायां आलिंद है ये। मैं देखता हूँ, देखिए कैसे समझ में नहीं आता, याद रटे नहीं जाते, समझो ढंग से, आंसर बिना पूछे ही आ जाएंगे भाई। बायां आलिंद कहते हैं इसे, बायां आलिंद, ठीक है, बायां आलिंद। तो ये बायां आलिंद हो गया। इसी प्रकार इधर की साइड देख लीजिए। अब इधर की साइड क्या करना है? इधर की साइड आपका वापस से टुकड़े करने हैं 2, मतलब ऐसे। और यहाँ पर आपका जो है एक वाल्व होगा, यहाँ पर भी वाल्व होगा, ठीक है। लेकिन ये जो वाल्व है ना, ये आपका
दो पार्ट होते हैं वाल के, द्विवलीय कहते हैं इसको, द्विदलीय द्विवलीय जो भी है, ठीक है। बाइकस्पिड कहते हैं इसको, बाइकस्पिड, ठीक है। और ये जो वाल होता है ये त्रिविलीय होता है, 1 2 और ये 3। चित्र में दिखाने का पूरा प्रयास किया है मैंने कि जो आपका ये दो ऊपर की साइड देखो, ये इधर की साइड, तो ये वाला इधर तो मैंने क्या बताया, 2 का पार्ट होता है, इसमें कितने का पार्ट बता दिए, वाल में 3 का पार्ट। आराम से समझिए भाई, ठीक है। अब 4 भाग हो गए। अब ये वाला भाग क्या कहलाता है बताओ? ये वाला भाग आपका कहलाएगा क्या, क्योंकि ये राइट भाग है, दायां, तो इसे कहेंगे दायां। आलिंद ऊपर होता है तो आलिंद, बायां आलिंद और दायां आलिंद। लेकिन परीक्षा में भाई साहब प्रश्न अंग्रेजी में पूछ लेते हैं, तो इनको अंग्रेजी में भी लिख लीजिए। बायां आलिंद को कहेंगे लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल्स या ऑर्ट्रियम बोलते हैं, तो इसको लिख दीजिए लेफ्ट ऑरिकल कह दो, या फिर कह दीजिए ऑरिकल की जगह ऑर्ट्रियम। ठीक है। और इधर की साइड अगर लिखें आलिंद को, तो ये आपका राइट, अब बार बार एक को लिख दिया तो लेफ्ट की जगह राइट लगा देना बस, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को, क्योंकि बायां भाग तो है ही है, तो बायां, इसे कहेंगे बायां आलिंद। ऊपर होते हैं, देखो दोनों ऊपर हो गए, नीले। तुम्हारे लिए ही मैंने इसको अब बनाया, नहीं तो मैं पहले ही बना के तैयार रहता अगर समय मुझे बचाना होता। लेकिन बात समय की नहीं है, बात है समझ में आने की। ये बाया नीले है, तो बाया नीले को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है भाई। और ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो इधर, और ये वाला हो जाएगा आपका, क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा दायां, चलो मैं इधर लिख देता हूं, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा दायां आलिंद। ऊपर होते हैं तो ये हो जाएगा नीले, ठीक है। दायां नीले हो गया। तो भाई जो आपका हृदय है, मानव का हृदय, वो 4 कक्षीय हो गया। 2 तो आलिंद हो गए, आलिंद ऊपर की साइड देखो दोनों, लेफ्ट और राइट आलिंद, और नीचे की साइड हो गए नीले, लेफ्ट नीले और राइट नीले, ठीक है। अब एक चीज, एक ट्रिक और बताऊंगा इस, अब आलिंद का मतलब देखो इधर, यहां पर समझिए, आलिंद का पहला अक्षर लेंगे आ, तो आलिंद में आ का मतलब आना, यानी कि रक्त जो है आलिंद में आता है, आलिंद में हमेशा ब्लड आएगा। नीले का मतलब, नी का मतलब निकल, तो जब नीले से हमेशा रक्त निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, आलिंद का मतलब रक्त हमेशा आएगा, लिख लेना अपने नोट्सों में ये चीज, आलिंद रक्त आएगा, नीले रक्त निकलेगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आलिंद में रक्त आएगा, तब देखो इधर, रक्त आता कहाँ से, आपको मैंने बताया था श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका जो फेफड़ों से रक्त को लेकर के, रक्त लेकर के ऑक्सीजन को लेकर लेता है भाई, रक्त जो होता है वो आता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है, वहां से ब्लड का मतलब आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को लेकर के फिर अंगों तक लेके जाते हैं, फिर वहां से CO2 को वापस फेफड़ों में छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन फेफड़ों से जो रक्त है वो अंगों तक जाएगा या हार्ट तक जाएगा, है ना, तो वो देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पर लिखिए, उसे
प्योर ब्लड लेके जाएगा। लंग्स से हमेशा जो ब्लड जाता है ना वो प्योर जाता है, क्योंकि फेफड़ों से क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन। तो आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ फेफड़ा लिख देते हैं, फेफड़ा, फेफड़ा, फेफड़े लिखो, फेफड़े दो होते हैं ना, फेफड़े मतलब लंग्स। अब ध्यान समझना भाई, ये लंग्स लिख दिया मैंने। अब यहां से अब हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। अब देखो भाई ढंग से, यहां से फेफड़ों से रक्त जो है, फेफड़ों से रक्त इधर आएगा, आ रहा है तो इसका मतलब रक्त आ रहा है, देखो इधर, दिख रहा है सबको शायद, ठीक है। ये रक्त आ गया। अब पहला प्रश्न ये बनता है आपका कि जो रक्त है हृदय में कहाँ से आता है? फेफड़ों से। और ये जो रक्त आता है ये आता है आपका प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त आएगा भाई, शुद्ध रक्त। फेफड़ों में तो ऑक्सीजन मिलकर के आएगी ना हार्ट में, तो इसे शुद्ध रक्त कहेंगे। तो शुद्ध रक्त आ गया, ठीक है, तो प्योर ब्लड आ गया। लेकिन ये जो नली है, इस नली को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्या? पल्मोनरी सिरा। लिख दीजिए आप यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी, पल्मोनरी सिरा। ये वही सिरा है। अब तुम कहोगे सर इस सिरा में तो हमेशा रक्त जो है वो अशुद्ध बहता है, सिरा अशुद्ध, धमनी शुद्ध, लेकिन वो सिरा में जो अपवाद था ना वो यही था, पल्मोनरी सिरा। मैंने आप पीछे लिखाया था आपको, देखो ये रहा अपवाद। अपवाद जो फुसफुस सिरा पल्मोनरी वेन्स है, ये शुद्ध रक्त बहता है, फेफड़ों से हृदय तक लेके जाता है, देख लो, फेफड़ों से हृदय तक, ठीक है। अब ध्यान समझना भाई क्या है। तो ये पल्मोनरी सिरा हो गया भाई। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो पहला प्रश्न तो क्या बन गया, मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ। पहला प्रश्न क्या बना कि कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। फिर उसको 4 चैम्बर में तोड़ा, 2 तो आलिंद, 2 निलय। आलिंद कहाँ? ऊपर, निलय कहाँ? नीचे। आलिंद ब्लड आएगा, देखो आलिंद है, आलिंद तो ब्लड आया ना, निलय ब्लड निकलेगा, शुद्ध रक्त आया पल्मोनरी सिरा से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ फिर ब्लड आ जाएगा आपका। और जब यहाँ से ब्लड आया ये इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होकर के इस वाल्व के द्वारा, इस वाल्व से होकर, इस वाल्व को कहते हैं, अब दूसरा प्रश्न बन गया आपका कि ये जो वाल्व है, इस वाल्व को कहते हैं क्या? छोटे पेन इसलिए क्योंकि सारे बहुत सारे शब्द आएंगे तो वो आ जाएंगे सारे। इसे कहते हैं द्विदलीय कपाट, द्विदलीय, द्विदलीय कपाट। द्विदलीय कपाट, या अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द्वि का मतलब बाई, बाई कस्पिड, बाई कस्पिड वाल्व। कपाट का मतलब वाल्व, ठीक है ना भाई। तो बाई कस्पिड वाल्व, जिसे मिट्रल भी कहते हैं, मिट्रल, इन बाई कस्पिड वाल्व को मिट्रल भी कहते हैं भाई, पूछ ले एग्जाम में तो बता देना। ये द्विदलीय कपाट से होकर के रक्त कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा, यहाँ आ गया। और आकर के यहाँ रक्त इतना तगड़ा ज्यादा बेला, मतलब इकट्ठा हो जाता है, भेड़ा हो जाता है देहात की भाषा में, बहुत ज्यादा। और जब बहुत ज्यादा रक्त इसमें भेड़ा इकट्ठा हो जाएगा, भेड़ा हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा रक्त इकट्ठा हो जाएगा तो इस पे दबाव पड़ेगा, किस पे? बायां निलय में। तो जब दबाव पड़ेगा, इसी कारण भगवान ने इसको क्या है,
थोड़ा सा मोटा बना, मतलब क्योंकि दबाव पड़ेगा तो ये फट नहीं जाए दीवार इसकी, तो इसी कारण इसकी जो दीवारें होती हैं थोड़ी मजबूत होती हैं भाई। ठीक है, इसकी जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी मजबूत होती है भाई। आ गया होगा आपके समझ में, क्योंकि यहाँ ब्लड इकट्ठा होता है, प्रेशर लगता है तो कहीं फट नहीं जाए। तो प्रश्न पूछा भी जाता है भाई, क्या प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय के कौन से पार्ट की जो भित्ति होती है, जो दीवार होती है वो सबसे मोटी होती है, तो बायां नीला आपका आंसर रहेगा भाई। तो आप लिख सकते हैं इसमें, क्या लिखेंगे, इसमें लिख दो सबसे मोटी भित्ति, भित्ति मतलब दीवार किसकी होती है, बायां नीले की। ठीक है बेटा। अब ध्यान समझना भाई, इसमें क्या होता है, ध्यान समझना। कौन सा रक्त इकट्ठा हो रहा है, ये शुद्ध, शुद्ध ही तो आया है, बताओ। तो अब मुझे बताओ कि हृदय, मैंने आपको ये बताया, ये आपके दो पार्ट कर दिए, इधर फेफड़ों से रक्त आया, फिर यहाँ वाल से होकर के नीचे आ गया, तो शुद्ध ही तो आ रहा है, तो पूरे पार्ट में शुद्ध ही शुद्ध। तो हृदय का जो लेफ्ट पार्ट है आपका, लेफ्ट यानी बायां भाग, बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है और राइट भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, ध्यान रखना। पूरे में इसमें अशुद्ध बहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे शायद, और आपको बता देंगे आगे। देखो आगे पढ़ो भाई, क्या है। अब यहाँ पर जब ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो भाई साहब क्या होगा कि ब्लड बाहर निकलेगा। तो ब्लड जो बाहर निकलेगा वो थोड़ा सा ध्यान से समझना कैसे, वो एक अर्धचंद्राकार का पार्ट होता है भाई, जहां पर मैंने लिख दिया, यानी कि यहाँ पर एक कपाट को मैं हरे रंग से ले लेता हूँ। ये कपाट की जो वो थोड़ा सा जो साइज है वो अर्धचंद्राकार ऐसे, यानी कि यहां से अब ब्लड निकलेगा। अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। तो आप लिख दीजिए इसको, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अर्ध चंद्राकार, आधे चंद्रमा के आकार का अर्धचंद्राकार कपाट। सेमी लूनर कह सकते हैं इसको, अर्ध का मतलब सेमी, लूनर यानी चंद्रमा, सेमी लूनर वालो। अब यहां से जो ब्लड निकलेगा वो सीधा रक्त जो है, वो शुद्ध रक्त कहां से पंप करता है, ये पंप, क्योंकि प्रेशर आएगा तो प्रेशर आएगा, तो इस अर्धचंद्राकार जो कपाट है यहां से निकलेगा और ये जो रक्त यहां से निकलता निकलता, समझ रहे होंगे आप, रक्त आ रहा है, ठीक है, और ये आपका जाएगा कहाँ, ये आपके जाएगा अंगों में। कहाँ जाएगा, अंगों में। तो आप यहाँ लिख दीजिए, ये जो है ये क्या है, अंग, अंग में जाएगा। लेकिन अंग के बाद फिर अंगों से होता हुआ कहाँ जाएगा आपका, अंग के बाद ये चल जाएगा टिश्यू में। आराम से ऐसा पढ़ाएंगे कि मजा आ जाएगा कुल मिला के। ये चल जाएगा आपका कहाँ, टिश्यू में। टिश्यू का मतलब ऊतक, और फिर टिश्यू के बाद ये आपका जो ब्लड है वो चल जाएगा कहाँ, सेल में, कोशिका में। ये ब्लड आ रहा है भाई, ध्यान रखना,
अंग से होता हुआ देखो ब्लड को टिश्यू में पहुंचा दिया, टिश्यू के बाद फिर ये सेल में आ गया, और सेल में फिर एक क्रिया होती है, ध्यान से समझना, जिसे कहते हैं ऑक्सीश्वसन। ठीक है ना भाई? सेल में यानी कोशिका में कोशिकीय श्वसन होगा, मतलब ऑक्सीजन कोशिकीय श्वसन। तो यानी कि यहां आप लिख सकते हैं, यहां पर क्या होगा, कोशिकीय श्वसन द्वारा, कोशिकीय श्वसन द्वारा, कोशिकीय श्वसन द्वारा रक्त में क्या मिल जाएगा बताओ? बताया था मैंने, C6H12O6 में 6O2 आकर के मिलके 6CO2 6H2 और ATP, श्वसन तंत्र में पढ़ाया नहीं था मैंने भाई? ठीक है, यहां लिख देता हूं छोटे छोटे अक्षरों में, क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज से आकर के 6O2 अणु मिलते हैं, फिर यहाँ पर जो है 6CO2 6 जो है आपके H2O और ATP आपकी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो है आपकी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और कोशिकीय श्वसन के द्वारा आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, रक्त में CO2 का मिलना, और CO2 का मिलना का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा हो गया, ब्लड अब अशुद्ध रक्त हो गया भाई। CO2 का मिलना मतलब अशुद्ध रक्त। आगे की बात समझ, अब अशुद्ध रक्त बहेगा भाई, अब ये कहाँ जाएगा बताओ? नीले में घुसेड़ दूं? तो मैंने क्या कहा था, रक्त जो है आलिंद में आता है, नीले से निकलता है, तो निकलता ही से नीले से, तो इसका मतलब आलिंद, आलिंद में यानी कि ऊपर ले जाओ। आलिंद का मतलब कहाँ लेके चल जाएंगे, ऊपर, यानी कि यहां से आपकी ये जो है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब करेगा ये। तो यहां से जो है आराम से, मैं चाहता तो फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं पहले ही आपके लिए तैयार रखता चित्र, और आपको समझ में तो आता लेकिन मजा नहीं आता जितना अब आ रहा है। अब यहां से ब्लड जो है यहां ऐसे होता हुआ इसमें चल जाता है, लेकिन अब की बार जो ब्लड आएगा वो अशुद्ध आएगा। अशुद्ध का मतलब रक्त अब सेल से जैसे निकलेगा तो नीले कलर का या ऐसे हो जाएगा, इसको तो ऐसे कलर का बना दिया मैंने, ये लो। ठीक है, तो ऐसे चलता 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 अशुद्ध रक्त है ना भाई, देखो, और ये चलता 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 यहाँ पर पहुंच गया, और ये चीज है क्या, तो ये मैं अब लिख देता हूँ, अब लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये है आपका क्या, दाया आलिंद था भाई, ये दाया, राइट आलिंद, आलिंद है तभी तो रक्त आया, आलिंद, आओ, आ गया, नीले, निकल निकल गया। अब यहां से रक्त जो है अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त यहां पर आ गया भाई साहब। अब यहां से अशुद्ध रक्त आता आता यहां पहुंच जाएगा ट्राई कप्सिड, ये तीन दलीय, यानी कि इसको लिखो भाई, ये क्या है सर, ये जो है ये है आपका त्रिदलीय का पार्ट, इसको कहते हैं क्या, इधर लिख दीजिए, इसे कहेंगे क्या, त्रिदलीय कपाट। और त्रिदलीय का मतलब आप इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्या, अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं इसको, त्रि का मतलब ट्राई कस्पिड, ट्राई कस्पिड वाल। ठीक है भाई,
ये आ गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये सेल से होकर के जो आपका रक्त निकला ये वाला है, देखो ये। तो ये जो रक्त है आपका, ये कौन सी नली कौन सी है ये? इस नली को आप लिख सकते हैं कि जो इस नली का जो नाम है, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। इस नली का नाम है क्या? यानी कि सेल से यानी कोशिका से दाएं आलिंद में जो रक्त को लेके आ जाता है उसे कहते हैं महाशिरा। महाशिरा, ए ओ आल्टा ओल्टा। और महाशिरा के बारे में मैंने बताया था, शिरा में ऐसी शिरा जो सबसे बड़ी शिरा हो। ये देखो, सबसे बड़ी शिरा महाशिरा। अरे भाई, शिरा तो ओल्टा, वैने केवा कहते हैं इसको, तो मैंने उसको उल्टा लिख दिया, चल कोई बात नहीं। वैने केवा महाशिरा है ये, और इस महाशिरा को क्या कहते हैं? वैन केवा। तो वैन केवा लिखो भाई इसको, माफी चाहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वैना केवा। ठीक है, महाशिरा। ठीक है भाई, अब ध्यान समझना। अब ब्लड ट्राइकप्सिड वाल्व से होता हुआ ब्लड जो है अशुद्धि तो है, और यहाँ पर इकट्ठा ट्राइकप्सिड वाल्व यानी त्रिदलीय कपाट से होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा ये? अब आपके दाएं निलय में आ जाएगा भाई। अब वही बात, दाएं निलय में रक्त की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा। और रक्त की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो सीधी सी बात है, यहाँ से जोर लगेगा। जोर लगेगा तो ये लो, यहाँ पर मैं व्यवस्था कर देता हूँ। वही यहाँ पे जो वाल होगा वो भी अर्धचंद्राकार ही होगा भाई। कैसा होगा? अर्धचंद्राकार। तो ये अब अर्धचंद्राकार वाल हो गया, अर्धचंद्राकार कपाट। तो आपके शरीर हृदय में 4 कपाट हो गए। 4 कपाट पाए जाते हैं। दो तो एक तो होता है द्विदलीय बाइकस्पिड, एक त्रिदलीय ट्राइकस्पिड, और 2 अर्धचंद्राकार सेमी लूनर। अब यहां से यानी कि जो यहां से जो ये अर्धचंद्राकार कपाट है, यहां से सीधा रक्त अशुद्ध है ना, अशुद्ध है, तो यहां से सीधा जाएगा आपका फेफड़ों में। यानी कि यहां से ये लो साहब, अशुद्ध रक्त है तो यहां से अशुद्ध रक्त जो है ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, और ये इधर की साइड आ जाएगा, यहाँ इसमें से निकलेगा भाई। और ये ऐसे निकल करके कहाँ पहुंच जाएगा? आपके फेफड़ों में। कहाँ पहुंच जाएगा बेटाओ? फेफड़ों में। और जो फेफड़ों में जो लेकर के जा रहा है ये जो अंग, फेफड़ों में जो लेके जा रहा है ये अंग, इसे कहते हैं क्या? पल्मोनरी धमनी। और इसमें होता है अशुद्ध रक्त। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसमें होता है अशुद्ध रक्त। तो फेफड़ों में अशुद्ध रक्त तो आया, शुद्ध रक्त जाएगा, लेकिन इसको लेके कौन जा रहा है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। तुम कहोगे सर धमनी तो शुद्ध लेके जाती है ना। अरे भाई, जो अपवाद था वो यही है। फेफड़ों से जो जुड़ी हुई धमनी और शिरा है यही अपवाद है। ठीक है। हाँ, और मैं एक चीज और मैं बताने भूल गया आपको कि ये जो नली है ये तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी? ये यहां से यानी कि बाएं निलय से रक्त को लेके जाती है कहाँ? अंगों तक।
उसे कहते हैं महाधमनी। महाधमनी, और महाधमनी को इंग्लिश में कहते हैं आपका ऑर्टा, इसको कहते हैं AORTA, ऑर्टा, यानी सबसे बड़ी धमनी कहते हैं महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, सबसे बड़ा सिरा महासिरा। तो इस प्रकार आपका ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। तो ये चित्र आप लाजवाब तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है ना भाई। अब यहाँ मैं कुछ पॉइंट और लिख देता हूँ। क्या है कि हमारा जो हृदय है वो 4 कक्षीय है ना भाई, 4 कक्षीय। और 4 कक्षीय में 2 तो हो गए आलिंद, 2 आलिंद और 2 निलय। तो आलिंद का आ यानी कि रक्त जो है, रक्त रक्त जो है वो आता है आलिंद में। और नी का रक्त जो है वो निकलता है। तो आप पूरे आलिंद और निलय देख सकते हैं। बायां आलिंद आएगा, दायां आलिंद आएगा, निलय निकलेगा, उधर भी निकल रहा है। और आलिंद का ए मतलब ऊपर, ए मतलब ऊपर क्योंकि ए पहले आता है। एन निलय मतलब बाद में आता है, तो ये आएगा नीचे। तो ये कीवर्ड है आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सिखाने के लिए, ये चीज जो आपको याद रखने में कोई चीज मदद करेगी भाई, ठीक है ना भाई। अब यहां पर क्या है कि यहां पर मैं एक चीज मैं बताता हूं आपको कि ये जो आपको मैंने बताया कि ये जो झिल्ली अभी हृदय के ऊपर हृदय आवरण होता है, बताएंगे आपको। लेकिन जो ये हर्ट है, तो हर्ट का मैंने क्या किया, यहाँ से चाकू लगा करके, ये हर्ट का मैंने यहाँ से चाकू लगा करके काट करके यहाँ देखा मैंने, समझ रहे हो। तो यहाँ 3 प्रकार के आवरण पाए गए। हालांकि एनसीईआरटी किताब जो होती है उनमें 2 आवरण दे रखे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हृदय में कितने आवरण, कितनी झिल्ली पाई जाती हैं, तो वो आप 2 आंसर क्लिक करेंगे, लेकिन होती है वास्तव में 3 है। कितनी होती है? 3। आ गई क्या बात समझ में? तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको देखना ही हो कि साहब 3 कैसे कैसे होती हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पहले तो कि हृदय में कितने आवरण होते हैं? 3 आवरण होते हैं, 3 आवरण। थोड़ा इधर रखो। 3 आवरण होते हैं भाई, हृदय में 3 आवरण होते हैं। अब कैसे, पहले तो समझ लीजिए। हाँ, किसी को अगर देखना हो भाई कि सर वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व कैसे होते हैं, तो वो ये देख लीजिए भाई, ये लो। तो इस प्रकार आपने देख लिया होगा कि ये तो है आपके, देखो 3, 1 2, ये 1 2 और 3, तो इसे तो कहते हैं ट्राइकस्पिड, त्रिदलीय का पार्ट। और ये है आपके 2 2 पार्ट हो गए बस। तो इसे कहते हैं बाइकस्पिड, यानी कि द्विदलीय का पार्ट। आ गया समझ में? और अगर आपको कुछ और चीज देखनी हो, जैसे कि मैंने ये कहा था क्या कि हार्ट में मैंने क्या कहा था, हाँ, अगर आपको ये लगे कि सर हार्ट हमारे शरीर में रहता कहाँ है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखो, थोड़ा पोजीशन देख लीजिए हार्ट की।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका हार्ट है, देखो। और इस हार्ट में देखो ये फेफड़ों से लिंक हो रहा है, देखो ये। और फिर यहाँ से देखो ये ब्लड ऐसे जो भी है किडनी विडनी में जाता होगा मामला, जो भी है। किडनी में भी तो है मामला। अब इतना डॉक्टर है नहीं, ये पूरे शरीर में ये रक्त आपका बह रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर यानी कि आपके जो जो आपकी भुजाएं होती है, यहाँ पर देखो इधर भुजाओं के यहाँ पर इधर की साइड आपका हर्ट होता है, पोजीशन बता रहे हैं। और देखो बिल्कुल बीच में नहीं होता, देखो थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है हृदय। और यही कारण है कि हमारा हृदय लेफ्ट साइड धड़कता है। बिल्कुल बीच में होता है तो हृदय यहाँ होता है ना, ऐसे बीच में ऐसे थोड़ा सा आपका क्या है, लेफ्ट साइड में होता है। और इसी कारण जो हृदय की धड़कन है वो लेफ्ट साइड ही धड़कती हैं। इसलिए मूवियों में जो गोली चलाते हैं हीरो, वो लेफ्ट साइड मारते हैं। अगर मारना नहीं हो तो राइट साइड मार दें गोली। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, और तो क्या बताना है। बस और तो कोई बात है नहीं, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा था। हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, इसको हटाओ, तीन आवरण की। हाँ, तो इसमें फोटो में है नहीं कहीं, तीन आवरण कहाँ है। यहाँ ये रहा। चलो देखो भाई, ये देखो हर्ट का मैंने जैसे तरबूज को काट लेते हैं ना, तरबूज लेने जाते हो आप, तरबूज लेने जाते हैं तो आप कहते हैं भाई साहब चेक कराओ। तो ऐसे काट करके चेक कराता है आपको, लो भाई साहब खा लो। तो हृदय को मैंने चेक किया काट करके चाकू से, तो ये तीन परत ले निकल के आई। हृदय की कितनी परत निकल के आई, तीन। कौन कौन सी, अब आप देख सकते हैं। ऊपर ऊपर की जो परत है उसे कहते हैं एपिकार्डियम, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि बाहरी जो है सुरक्षा परत है ये। ठीक है, तो ऊपर की जो हृदय की ऊपर ऊपर की जो है उसे एपिकार्डियम कहते हैं। और बीच की देखो ये मोटी है भाई, इसे कहते हैं मायो मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मस्कुलर मिडल लेयर, यानी कि मांस की बनी होती है ये मायोकार्डियम। और अंदर ही अंदर की जो अंदर की रहती है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं, आंतरिक लेयर कहते हैं इसे। पतली होती है, थिन, बिल्कुल पतली। इनर मतलब आंतरिक लेयर। परीक्षा में कभी प्रश्न आ जाए कि देखो अब आजकल गए कि हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, और इन तीनों को मिलकर के कहते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम को मिलकर पेरिकार्डियम कहते हैं भाई। तो ये तो खूब आलिया प्रश्न की हृदय के आवरण को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें अंदर जाएं तो ये देखो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इसमें ऊपर ऊपर की एपिकार्डियम, ठीक है, और अंदर ही अंदर की एंडोकार्डियम और बीच की मायोकार्डियम, सबसे मोटी परत मायोकार्डियम। दिख रहा है चित्र में सारा। तो ये चीज़ है बेटा, तो इसलिए अच्छी तरीके से पढ़िए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि कोई प्रश्न जो है आपका छूटे नहीं और सारी व्यवस्था आपकी बन जाए भाई, ठीक है। तो इस चित्र को हम जो है वहाँ एडजस्ट कर देंगे, जहाँ पीडीएफ है ना भाई, तो उस पीडीएफ में हम इसको एडजस्ट कर देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो मैं वहाँ लिख देता हूँ। चलो हम वहीं लगा देते हैं इसको।
ये लो भाई, तीन परत हो गई, ये लो। ठीक है बताओ, तीन आवरण हो गए, ये आप देख लेना चित्र में। पहला मैं आपको बता देता हूँ तीन आवरण क्या हो गए। पहला है आपका क्या, बाहरी, बाहरी जो होता है, यहाँ लिख देते हैं इधर की साइड। सबसे जो बाहरी आवरण है, सबसे बाहरी जो है उसे क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। कार्डियम शब्द क्यों, क्योंकि हृदय की बात है। मध्य का जिसे कहते हैं मध्य का, तो मध्य का जो है वो है मायोकार्डियम। और जो आंतरिक है, आंतरिक, उसका नाम है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, ठीक है। और ये चित्र में आपको मैंने बता ही दिया, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और इन तीनों का सम्मिलित रूप से आप कह सकते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या कहते सकते हैं, अंग्रेजी में लिख लो पेरिकार्डियम। तो प्रश्न कितना भी खतरनाक बनाए आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ज्यादा इसमें घिचपिच नहीं करेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा। तो यानी कि अब हम यहाँ एक बार जितना भी हमने पढ़ा है कि व्यवस्था कैसे कैसे कहाँ कहाँ से रक्त आया, तो वो हम लिख लेते हैं भाई। ठीक है ना भाई, आराम से एक एक पॉइंट लिख लेते हैं भाई, कैसे कैसे क्या है। तो एक बार मैं यहाँ स्ट्रक्चर सा मैं बना देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, यहाँ ABCD लिख देता हूँ, जिससे समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है ना। तो पहले नंबर पे जो है आपका पल्मोनरी सिरा, फेफड़े की बात की पहला, पहले नंबर पे फेफड़ा, फेफड़े से रक्त चला, अशुद्ध रक्त बन करके शुद्ध रक्त बन के पल्मोनरी सीरा में आया। फिर तीसरे नंबर पे कहाँ आ गया, तीसरे नंबर पे आपका आ गया बाएं आलिंद में। आलिंद से चौथे नंबर पे आ गया आपका द्विदलीय का पार्ट पे। वहां से पांचवें नंबर पे आ गया कहाँ, बाएं निलय में आ गया। बाएं निलय से छठे नंबर पे आपके आ गया कहाँ पर, अर्धचंद्राकार का पार्ट में आ गया। वहां से फिर आ गया महाधमनी, सातवें नंबर पे पॉइंट पे आ गया। महाधमनी से होता हुआ ये आ गया आठवें नंबर पे कहाँ, अंग में। फिर टिश्यू में आ गया 9 नंबर पे। फिर सेल में, कोशिका में 10 नंबर। फिर 10 नंबर से होता हुआ फिर महाशिरा में चला गया 11 नंबर में। 11 नंबर के बाद फिर ये आया कहाँ, 12 नंबर पे ये कौन सा, दाया आलिंद। दाया आलिंद में होता हुआ 13 नंबर पे ट्राइकप्सिड त्रिदलीय का पार्ट आ गया। त्रिदलीय का पार्ट से होता हुआ फिर आइए आ गया कहाँ, 14 नंबर पे ये दाया निलय में आ गया। 14 के बाद 15 नंबर पे अर्धचंद्राकार फिर आ गया। 15 के बाद 16 नंबर पे फिर आ गया ये, यहाँ 16 नंबर, 16 नंबर पे ये आ गया पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बन के। और फिर 17 में एंट्री मान दी खतरा फेफड़े में। तो ये चीज समझ में आ गया, एक से चालू होकर के 17 नंबर के पॉइंट। तो ये आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा कुल मिला के। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो रक्त का जो संचरण है, आप लिख सकते हैं क्या, एल में डाल के क्या लिख सकते हैं, रक्त
संचरण का आरेख, आरेख मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रक्त बहेगा। अब आराम से एक एक चीज पढ़ेंगे, देखो मजा आ जाएगा। 17 चीज पढ़नी है। अब 17 देखो, पहले नंबर पे रक्त जो है फेफड़ों से। देखो हमारा उद्देश्य है आज की क्लास में सिर्फ कि हृदय में कैसे कैसे रक्त है। फेफड़ों से, आराम से, फेफड़ों से रक्त जो है, और रक्त भी लिख लो, कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर के जाएगा कौन, पीछे देख लीजिए आप। पल्मोनरी सिरा। कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी सिरा। एक नंबर पे तो ये हो ही गया। शुद्ध रक्त को कौन लेके जाएगा, तो फेफड़ा तो गलत कह दिया, फेफड़ा एक नंबर हो गया ना। फिर उसके बाद 2 नंबर पे लिखो, फेफड़े से फिर 2 नंबर पे जाएगा दो नंबर पे हम लिखेंगे फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है, यहाँ लिख दो शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा, जिसे फुसफुसिया सिरा भी कह सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये आपका रक्त को ले गया कहाँ पर, तीसरे नंबर पे, जिसका नाम है बायां आलिंद। आलिंद, आलिंद का मतलब आ, यानी कि आपका ब्लड आएगा। और बाएं आलिंद से फिर चौथे नंबर पे गया आपका द्विदलीय का पार्ट। तो इसको द्विदलीय बाइकस्पिड लिखता हूं, जो तुमको याद हो जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व से फिर आप 5 नंबर पे जाएंगे, एंट्री मारेगा आपका बायां बायां निलय में। बाएं निलय में, बाएं निलय के बाद फिर छठे नंबर पे आपका एंट्री मारेगा ये ब्लड कहाँ पर, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है ना। इसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं सेमी लूनर, सेमी लूनर वाल्व। 6 के बाद फिर 7 नंबर पे आएगा आपका, 7 नंबर पे कौन आएगा, 7 नंबर पे आपके ये चल जाएगा, एंट्री मारेगा महाधमनी। महाधमनी जिसे ऑर्टा भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्टा, AORT, ऑर्टा, ठीक है। 7 के बाद फिर 8 नंबर पे आएगा आपका ये अंग में, अंग से फिर जाएगा आपका 9 नंबर टिश्यू में, उतक, उतक मतलब टिश्यू। फिर 10 नंबर आपका चल जाएगा कहाँ, सेल कोशिका में। फिर यहां से 11 नंबर पे जाएगा आपका, आराम से समझिए भाई, 11 नंबर पे आपका चल जाएगा महाशिरा में। तो महाशिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेना केवा। चलो यहाँ आगे लिख दो, कोई बात नहीं। वेना केवा। फिर 11 के बाद 12 नंबर पे चल जाएगा आपका कहाँ पर, रक्त दायां आलिंद में, दायां आलिंद। फिर 13 नंबर पे रक्त जो है आपका चल जाएगा त्रिदलीय का पार्ट। त्रिदलीय को इंग्लिश में लिख दो ट्राइकस्पिड।
ट्राई कस्पिड वाल्व में चल जाएगा। ट्राई कस्पिड वाल्व में होता हुआ 14 नंबर पे फिर चल जाएगा आपका दायां दायां निलय में, दायां निलय में, निलय, दायां निलय में जाकर के फिर वहां इकट्ठा होकर के फिर प्रेशर बनेगा 15 नंबर का पॉइंट में, यानी कि आपका अर्धचंद्राकार। वापस दूसरा अर्धचंद्राकार आ गया भाई, अर्धचंद्राकार कपाट। यहां से फिर ये एंट्री मारेगा 16 नंबर में। 16 नंबर में आप देखेंगे तो ये मारेगा एंट्री आपका पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अशुद्ध रक्त बहता है। चलो इसका जो पल्मोनरी धमनी का दूसरा नाम क्या है? पल्मोनरी का मतलब फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। और ये एक ऐसी धमनी है, हालांकि रक्त शुद्ध बहता है धमनी में, लेकिन ये इसमें अशुद्ध रक्त बहता है भाई, ठीक है। और ये अशुद्ध रक्त ही तो बह रहा है भाई। अब ये आगे चल करके 17 नंबर का पॉइंट जो कि आपके फेफड़ों में एंट्री मार जाएगा। फेफड़ों में, फेफड़ों में अशुद्ध रक्त आ जाएगा। तो मैंने पूरा कोशिश आपको किया है कि पूरे ढंग से चीजें समझाने का। ये आपका देखो तीर का निशान से समझ में आना, कहीं तो मन संट चल जाओ। तीर का निशान मैं रेड कलर से कर देता हूँ। फेफड़ों से शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा, फिर बाएं आलिंद, फिर बाइकस्पिड, फिर आपका ये बाया निलय, फिर अर्धचंद्राकार का पार्ट, फिर महाधमनी, फिर अंग, अंग से टिश्यू, उतक, उतक से सेल, महाशिरा, वेना केवा जिसे कहते हैं, दाया आलिंद, ट्राइकस्पिड वाल, फिर आपका दाया निलय, फिर आपका ये हो जाएगा क्या अर्धचंद्राकार का पार्ट, फिर यहाँ से ये पल्मोनरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फिर फेफड़ों में। ठीक है बेटाओ। तो मैं नहीं सोच मतलब इतना सोचा भी नहीं था कि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा, और ये चीजें आपकी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। ठीक है ना भाई। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बता दी भाई, सारी चीजें क्या है मामला। अभी आपका हृदय के बारे में सारी चीजें खत्म नहीं हुई है, फिलहाल मैंने बेसिक चीजें आपको बताई है। ठीक है ना। अब आगे की चीज जो है वो अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।